हेलो स्टूडेंट्स, मैं भरत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल दिमेश आर्मी पर। और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं हमारे अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना, उसकी ये इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है। मतलब कि उस अध्याय में हमारे पास इंपॉर्टेंट बातें हैं उन सभी की डिस्कस हम इसी एक वीडियो में करने वाले हैं, जो हमारे नए पैटर्न पर आधारित हमारा तीसरा अध्याय है उसके बारे में। लेकिन आप वीडियो में एंड तक बने रहिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और हम आगे भी ऐसे सॉल्यूशंस वीडियो, इंट्रोडक्शन वीडियो आगे भी लाते रहते हैं, तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे अध्याय चतुर्भुजों को समझना उसके बारे में। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि वक्र किसे कहते हैं, ठीक है। कर्व किसे कहते हैं, वक्र किसे कहते हैं। तो वक्र क्या होता है? वक्र होता है जैसे कि हमारे पास अगर कोई पेंसिल है, ठीक है, उससे आप कागज़ पर जो भी आकृति बनाते हैं वे सभी क्या कहलाती हैं? वक्र कहलाती हैं। लेकिन शर्त हमारी क्या होती है? शर्त हमारी ये होती है कि जो आपकी पेंसिल है वो कागज़ से उठनी नहीं चाहिए। अगर वो उठ गई तो वो वक्र नहीं कहलाएगा। जैसे कि मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है, और ये व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, इस पर मैं जो भी हमारे पास आकृति बनाऊंगा ये सारी क्या कहलाएगी? वक्र कहलाएगी, ठीक है, वक्र कहलाएगी। लेकिन अगर मैंने इस मार्कर को बीच में उठा दिया तो ये वक्र नहीं कहलाएगा, ठीक है, ये एक अलग वक्र बन जाएगा, और आगे जो मैं बनाऊंगा वो अलग वक्र बन जाएगा, ठीक है। वक्र भी कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे बंद वक्र हो सकता है, खुला वक्र हो सकता है, ठीक है। उनकी कैसे क्या पहचान होती है? बंद वक्र के कोई भी एंड पॉइंट नहीं होंगे। बंद वक्र के कोई भी एंड पॉइंट नहीं होगा। जैसे कि ये क्या है? एक बंद वक्र है, पूरी तरह से बंद है, तो इसके कोई भी एंड पॉइंट नहीं होंगे। खुला वक्र ये आपके सामने है, ठीक है, इसके आपको एंड पॉइंट दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरह से, और अब ये वक्र है तो इसका जो बाहर वाला भाग है, ठीक है, ये तो इसका अंदर वाला भाग क्या कहलाता है? अभ्यंतर कहलाता है। वक्र के अंदर का भाग हमारे पास जो है वो क्या कहलाएगा? बंद वक्र के अंदर का भाग हमारे पास क्या कहलाएगा? अभ्यंतर कहलाएगा। और बाहर वाला भाग हमारा क्या कहलाएगा? बहिर्भाग कहलाएगा। बाहर वाला भाग हमारा क्या कहलाता है? बहिर्भाग कहलाता है, मतलब बाहर का भाग होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया वक्र। अब हम बात करते हैं बहुभुज के बारे में कि बहुभुज क्या होता है। तो आपको बिल्कुल ही आराम से समझाने वाले हैं, बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो अब हम बात करते हैं बहुभुज के बारे में। बहुभुज क्या होता है? बहुभुज होता है रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र क्या कहलाता है? बहुभुज कहलाता है। रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र क्या कहलाता है? बहुभुज कहलाता है। रेखाखंड क्या होता है? किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य का सबसे छोटा रास्ता, मतलब कि एक सीधी लाइन क्या कहलाती है? रेखाखंड कहलाती है। तो रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र क्या कहलाएगा? बहुभुज कहलाएगा। जैसे कि हमारे पास तीन भुजाओं का बहुभुज कौन सा क्या बन जाएगा? एक त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। ये क्या है? बहुभुज है। इसकी तीन भुजाएं हैं हमारे पास, ये थे ABC, हमने इसको मान लिया, ठीक है। तो ये क्या है? एक बहुभुज है। रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र क्या कहलाता है? बहुभुज कहलाता है, ठीक है। बंद वक्र है ये। और इसी प्रकार से हमारे पास जैसे कि ये आयत है, ठीक है, आयत भी क्या होता है? एक बहुभुज होता है। इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये भी क्या है? बहुभुज है। इसमें ये क्या है? चार रेखाखंड है, मतलब कि ये क्या है? इसके साइड्स हैं, इसकी चार क्या है? भुजाएं हैं। तो ये क्या कहलाएगा? एक चतुर्भुज कहलाएगा। चार भुजाओं वाला बहुभुज क्या कहलाता है? चतुर्भुज। तीन भुजाओं वाला त्रिभुज, पांच भुजाओं वाला पंचभुज, छह भुजाओं वाला षटभुज, सात भुजाओं वाला सप्तभुज। इस तरह से आगे बहुभुज को नाम दिया गया, ठीक है। इस तरह से हम कितनी भी भुजाओं का बहुभुज ले सकते हैं। लेकिन सबसे छोटा हमारा बहुभुज कौन सा होता है? वो होता है एक त्रिभुज, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर है। और अब हम बात कर लेते हैं बहुभुज के विकिरणों के बारे में, कि बहुभुज के जो विकिरण आपने सुना होगा कि विकिरण क्या होते हैं। तो विकिरण को जान लेते हैं कि वो क्या होते हैं। तो विकिरण क्या होते हैं? किन्हीं भी दो शीर्षों को मिलाने वाला जो हमारा रेखाखंड होगा वो क्या कहलाएगा? विकिरण कहलाएगा, ठीक है। इसके शीर्ष कौन से हो सकते हैं? जैसे कि ये इसके सारे क्या हैं? शीर्ष हैं, ठीक है। ये एक शीर्ष है, ये शीर्ष है, ये शीर्ष है, ये शीर्ष है। शीर्ष तो इसके चार हैं, लेकिन हमें कौन से शीर्षों को मिलाना है ये बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो विकिरण के लिए हमें आसन शीर्षों के अलावा जो शीर्ष होते हैं उन्हें मिलाना होता है, ठीक है। जैसे कि ये शीर्ष हो गए, इनको मिलाने से हमारे पास एक विकिरण बन गया, ठीक है। ये शीर्ष हो गए, इनको मिलाने से भी हमारे पास एक विकिरण बन रहा है ये। तो एक आयत के दो विकिरण हो जाएंगे ये वाले, एक तो AC और एक DB। ये विकिरण हमने इन्हीं को क्यों मिलाया? क्योंकि ये क्या है? आसन शीर्ष नहीं है। वे शीर्ष जो शीर्ष आसन नहीं है उनको मिलाने से हमारे पास क्या बनते हैं? विकिरण बनते हैं। जैसे कि A और B क्या है? आसन शीर्ष है। B और C क्या है? आसन शीर्ष है। आसन शीर्षों को छोड़कर जो हमारे पास शीर्ष होंगे उन्हें मिलाने पर हमारे पास क्या बनेंगे? विकिरण बनेंगे। जैसे कि A का आसन शीर्ष कौन सा है? B है। तो इसे B को छोड़ दिया हमने, इसे C से मिला दिया, तो हमारे पास क्या बन गया? एक विकिरण बन गया, ठीक है। तो विकिरण आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब हम बात करते हैं उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज के बारे में कि वो क्या होते हैं। तो उत्तल बहुभुज कौन से होते हैं? वे बहुभुज जिनके विकिरणों का कोई भी भाग बहिर्भाग में नहीं होता, वे क्या कहलाते हैं? उत्तल बहुभुज कहलाते हैं। जैसे कि हमारे पास ये क्या है? आयत एक उत्तल बहुभुज है। इसके विकिरण आपने देखे होंगे, ये क्या है? दो विकिरण है इसके। AC और DB इसके क्या है? दो विकिरण है, ठीक है। इतना क्लियर है आपको। तो इसके जो विकिरण है वो इसके अभ्यंतर में ही है, ठीक है।
इसके अभ्यंतर में है, ये वाला भाग किसी भी वक्र के अंदर का भाग हमारे पास क्या कहलाएगा, अभ्यंतर कहलाएगा। तो इसके विकिरण क्या है, अभ्यंतर में ही है, तो ये क्या कहलाएगा, उत्तल बहुभुज कहलाएगा। वे विकिरण वे बहुभुज जिनके विकिरणों का कोई भी भाग बहिर्भाग में नहीं होता, अभ्यंतर में ही होता है, वे क्या कहलाते हैं, उत्तल बहुभुज कहलाते हैं। अब मैं आपको अवतल बहुभुज का एक उदाहरण दे देता हूँ। जैसे कि ये हमारे पास कोई आकृति है, ठीक है, तो इसके विकिरण हमारे पास एक तो ये हो सकता है, ठीक है, ये हमने विकिरण मिला दिया, तो ये किसके क्या है, बहिर्भाग में, इसका अभ्यंतर तो ये इतना भाग है, ठीक है, इतना भाग इसका क्या है, अभ्यंतर का है, लेकिन इसका जो विकिरण है वो क्या है, इसके बहिर्भाग में, आकृति से बाहर है, तो ये क्या कहलाता है, अवतल बहुभुज कहलाता है। इस प्रकार से आपको उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज में क्या कर लेना है, डिफरेंस कर लेना है। इसका एक और उदाहरण आपके सामने मैं दूं तो जैसे कि ये उदाहरण हो सकता है हमारा, जैसे कि एक षट्भुज होता है, ठीक है, तो उसमें उसके विकिरण भी इसके क्या होते हैं, अभ्यंतर में ही होते हैं, तो ये भी क्या है, एक उत्तल बहुभुज ये कहलाता है, ठीक है। अगर किसी आकृति के बहुभुज के हमारे पास विकिरण उसके बहिर्भाग में हो तो वो क्या कहलाएगा, अवतल बहुभुज, और बहिर्भाग में ना हो तो वो क्या कहलाएगा, उत्तल बहुभुज कहलाएगा, ठीक है। बिल्कुल ही सिंपल सा हमारा ये क्या है, परिभाषा है। और अब हम बात कर लेते हैं सम बहुभुज और विषम बहुभुज के बारे में कि वो क्या होते हैं। तो सम बहुभुज किसे कहते हैं, वे बहुभुज जिनमें भुजाएं भी क्या हों, बराबर हों, कोण भी क्या हों, बराबर हों, मतलब कि समभुज और समकोणिक दोनों हों, वे क्या कहलाते हैं, सम बहुभुज कहलाते हैं। और जिनमें ये कंडीशन ना हो वे क्या कहलाएंगे, विषम बहुभुज कहलाएंगे। जैसे कि हम जैसे वर्ग बना लेते हैं, ठीक है, वर्ग में आपको पता है कि चारों भुजाएं क्या होती हैं, चारों भुजाएं हमारे पास होती है बराबर, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, चारों भुजाएं क्या हैं, बराबर है, तो ये समभुज तो है, समभुज का मतलब समान भुजाएं, तो ये क्या है, समभुज तो है। अब इसमें कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है, तो ये भी समकोणिक भी है और समभुज भी है, मतलब कि ये क्या है, समबहुभुज है, ठीक है, ये बात आपको क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं आयत पर कि आयत कौन सा है, समबहुभुज है या विषम बहुभुज है, वो हम चेक कर लेते हैं। तो आयत में प्रत्येक कोण आपको पता है कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है, तो ये समकोणिक तो है, मतलब कि प्रत्येक कोण क्या है, समान है, तो ये एक समकोणिक तो हो गया। अब हमें चेक करना है कि ये समभुज है कि नहीं है, तो समभुज चेक करने के लिए इसमें भुजाएं हमारे पास बराबर होनी चाहिए, लेकिन आपको पता है आयत में भुजाएं क्या नहीं होती, बराबर नहीं होती। आमने सामने की भुजाएं केवल बराबर हो सकती है, लेकिन सभी भुजाएं क्या नहीं होती, बराबर नहीं है। तो इस प्रकार से ये क्या है, समभुज हमारा नहीं है, ये क्या हो गया, विषम बहुभुज हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आपको समभुज और समबहुभुज और विषम बहुभुज में क्या कर लेना है, डिफरेंस कर लेना है। समबहुभुज के लिए हमारे पास आवश्यक होता है कि उसमें एक तो क्या हो, समभुज हो, मतलब कि उसमें भुजाएं भी क्या हो, समान हो, और समकोणिक भी होना चाहिए, मतलब कि उसमें कोण भी क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपको इतनी बार आपको क्लियर हो गई। और अब मैं आपको एक और बात यहाँ पे बता देता हूँ कि जो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपको पता होगा 180 डिग्री होता है, और चतुर्भुज की चारों कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री होगा। इसकी मैं आपको जो बेसिक ट्रिक है वो यहाँ पे आपको बता देता हूँ। जैसे आपको किसी भी अगर कोई हमारे पास कोई बहुभुज है, ठीक है, कोई भी हमारे पास अगर कोई बहुभुज है उसके सभी कोणों का योग याद करना हो तो हम कैसे याद करें। जैसे कि मैं एक आपके सामने षट्भुज बना देता हूँ, ठीक है, इसमें कितनी भुजाएं होंगी, हमारे पास 6 भुजाएं होंगी। इसमें प्रत्येक भुजा मान लीजिए क्या है, बराबर है, और प्रत्येक कोण भी क्या होता है, बराबर होता है, तो ये क्या है कि समबहुभुज है, ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है। तो इसके कोणों का योग याद करने के लिए, किसी बहुभुज के कोणों का योग याद करने के लिए हमारे पास क्या सूत्र होता है, तो वो सूत्र होता है n-2 × 180 डिग्री, जहाँ पे n क्या है, n है भुजाओं की संख्या। इस सूत्र से आप किसी भी हमारे पास जो बहुभुज है उसकी सभी कोणों का योग क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, मतलब पूरे बहुभुज के कोणों का योग हमारे पास आ जाएगा इस सूत्र से, ठीक है। भुजाओं की हमारे पास क्या है, संख्या है, तो n क्या मान हमारे पास यहाँ पे क्या है, 6 है, तो 6 यहाँ पे रख देंगे, 6 - 2 × 180 डिग्री। तो इस प्रकार से आपको यहाँ से 4 × 180 डिग्री, तो इस प्रकार से आपको किसी भी बहुभुज के जो कोणों का माप है वो आसानी से ज्ञात हो जाएगा इस सूत्र से। तो ये सूत्र आपको यहाँ पे ध्यान में रख लेना, ठीक है। तो इतनी बात होगी हमारी प्रश्नावली 3.1 से पहले की। अब आप 3.1 अगर आप प्रश्नावली करेंगे तो आपको आसानी से हो जाएगी, ठीक है। और अब हम आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स। अब हम जान लेते हैं किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों के मापों को योग के बारे में कि वो कितना होता है। किसी भी बहुभुज हमारे पास अगर कोई भी बहुभुज हो उसके सभी जो बाह्य कोण के माप है वो कितना होता है वो हम जान लेते हैं, ठीक है। तो आपके सामने एक बहुभुज है जिसमें हमारे पास क्या है, पंचभुज है, मतलब कि इसमें क्या है, 5 भुजाएं, 1 2 3 और 4, 5 भुजाएं हैं, और 5 इसके क्या है, बाह्य कोण है, ठीक है। ABCD हमारे पास ABCDE हमारे पास क्या है, एक पंचभुज है, ठीक है। तो आपको एक बात आप पहले पता होनी चाहिए कि जैसे कि ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इसका पूरा चक्कर लगाएंगे, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक अगर हम चक्कर लगाएंगे
तो ये पूरा कोण कितना हो जाएगा, तो ये पूरा कोण हमारे पास हो जाएगा 360 डिग्री का। ठीक है, अगर इसका आधा चक्कर लगाते हैं तो ये कितना होता है 180 डिग्री, और फिर आधा एक और पूरा चक्कर लगाएंगे तो इसका कोण हो जाएगा 180 डिग्री, मतलब पूरा कोण हो जाएगा 360 डिग्री। एक पूरे चक्कर में कितना कोण हो जाएगा 360 डिग्री, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, और अब हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए बी सी डी ई क्या है, पंचभुज है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें ए से चलना है, ए से बी तक जाना है, बी से सी से डी से ई, और फिर ई से वापस ए तक करना है। उस प्रक्रिया में हमें क्या करना होगा, जैसे कि हमें पहले ए से बी तक चलते हैं, पहले हम ये कर लेते हैं कि हम पहले ए से बी तक चलते हैं, फिर देखते हैं हमें क्या समस्या आती है। ठीक है, तो ए से बी तक चलें। ठीक है, अब फिर आगे जाने के लिए हमें यहाँ से कुछ मुड़ना पड़ेगा, कुछ कोण मुड़ना पड़ेगा, तो वो कितना, कोण 1 हमें मुड़ना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, इतना क्लियर है आपको। ए से बी तक चले, पहले ए से बी पर चले, बी तक आगे। अब बी से आगे जाने के लिए हमें यहाँ से थोड़ा मुड़ना पड़ेगा, तो हमने मान लिया कि यहाँ पे हम कितना, कोण 1 मुड़ गए, ये इसका क्या है, बाह्य कोण है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कोण 1 मुड़ गए। ठीक है, अब बी से सी तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अनुदिश चले, बी सी के अनुदिश चले, तो फिर सी पर आ गए हम। अब सी से आगे जाने के लिए, सी से डी तक जाने के लिए वापस से हमें यहाँ पे कुछ मुड़ना पड़ेगा, कोण 2 हम यहाँ पे मुड़ गए, डी पर पहुँच गए। डी से ई तक जाने के लिए हमें वापस मुड़ना पड़ेगा, कोण 3 मुड़ गए हम। ठीक है, इसका बाह्य कोण है कोण 3, हम यहाँ पे मुड़ गए, और फिर आगे चले, ई तक पहुँच गए। ठीक है, ई तक पहुँच गए, अब हमें ए तक जाना है। ठीक है, पहले हम ए से ही चले थे और हमें पूरा एक चक्कर लगा के ए तक ही आना है। तो अब ई से चले और ए पर पहुँचे, तो यहाँ पे हमें थोड़ा मुड़ना पड़ेगा, ई से मुड़ना पड़ेगा, तो हम क्या मुड़ गए, कोण 4 मुड़ गए, और फिर हम क्या पहुँच गए, ए पर पहुँच गए। इस पूरे में ए से ए तक पहुँचने में हमें पूरा एक चक्कर घूम लिया है, एक चक्कर घूम लिया है, मतलब कि सभी बाह्य कोणों, ये जो बाह्य कोण है 1 2 3 4 5, इन सभी का योग कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हमने एक पूरा एक चक्कर घूम लिया। ठीक है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5। ठीक है, इन सभी का योग हमारे पास हो जाएगा 360 डिग्री, क्योंकि हमने पूरा एक चक्कर घूम लिया है। ठीक है, कोई भी हमारे पास अगर बहुभुज हो, उसके सभी बाह्य कोणों के मापों का योग कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रख लेनी है, और इसी के आधार पर आपके कुछ सवाल है जो आसानी से इस हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रश्नावली 3.2 से पहले के आपके यहाँ पे जो पोर्शन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और अब हम आगे बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं चतुर्भुजों के प्रकारों के बारे में। हमारे पास जो विभिन्न चतुर्भुज हैं उनके प्रकारों के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं समलंब चतुर्भुज के बारे में कि वो क्या होता है। समलंब चतुर्भुज के लिए हमारे पास जो आवश्यक कंडीशन होती है वो क्या होती है कि उसमें हमारे पास भुजाओं का एक युग्म क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। समांतर होना चाहिए मतलब कि अगर कोई हमारे पास दो रेखाएं कभी भी आपस में नहीं मिले तो वे क्या कहलाती हैं, समांतर कहलाती हैं। कभी भी प्रतिच्छेद न करे तो वे क्या कहलाएंगी, समांतर कहलाएंगी। तो इसके लिए हमें यही आवश्यक होता है कि भुजाओं का एक युग्म केवल एक युग्म क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। जैसे कि हम ये देख लेते हैं, जैसे कि ये क्या है जैसे कि ये हमारे पास क्या है, कोई चतुर्भुज है। ठीक है, इसमें हम मान लेते हैं कि ये और ये दोनों क्या हैं, भुजाएं क्या हैं, ये भुजाओं का युग्म क्या है, समांतर है। तो ये क्या कहलाता है, समलंब चतुर्भुज कहलाएगा। अगर इसमें ये बराबर ये समांतर ना हो भुजा, ठीक है, और ये वाला युग्म क्या हो, इसका समांतर हो, ये वाला युग्म इसका क्या हो, समांतर हो, तो भी ये क्या कहलाएगा, समलंब चतुर्भुज कहलाएगा। ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का केवल और केवल एक युग्म, चाहे एक से ज़्यादा क्यों ना हो, लेकिन एक तो अवश्य ही होना चाहिए। अगर एक युग्म समांतर है तो वो क्या कहलाता है, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। और अब हम बात कर लेते हैं एक और चतुर्भुज के बारे में, जो कि कौन सा है, पतंग है। ठीक है, पतंग हमारा चतुर्भुज होता है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, पतंग के बारे में। तो पतंग एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें कि आसन भुजाओं के जो युग्म होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आसन भुजाओं के जो युग्म है वो क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो वो क्या कहलाता है, एक पतंग कहलाता है। तो ऐसी चतुर्भुज हमारे पास क्या कहलाएगा, पतंग कहलाएगा। आसन भुजाओं का एक युग्म क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे कि आसन भुजाओं से जैसा मेरा मतलब है, जैसे कि ये हमारे पास क्या है, एक पतंग है। ठीक है, इसमें आसन भुजाओं का युग्म क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसे हम नामकरण कर देते हैं A B C D। ठीक है, ऐसे ये पतंग है, इसके लिए आवश्यक कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो AB है वो बराबर होना चाहिए DA के। ठीक है, AB बराबर होना चाहिए DA के, और DC बराबर होना चाहिए CB के। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि इसमें भुजाओं का जो आसन भुजाओं का युग्म है वो क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए। जैसे कि ये आसन भुजाएं हैं, दोनों आसन भुजाएं हैं, मतलब इनका क्या है, एक ही शीर्ष है, मतलब कि ये क्या है, बराबर होनी चाहिए। AD बराबर है किसके, AB के, और DC बराबर है किसके, CB के। अगर ये हो कि ये दोनों तो बराबर हैं और ये दोनों बराबर ना हो तो ये पतंग नहीं कहलाएगा।
केवल अब इसमें यह होना चाहिए कि आसन भुजाओं का युग्म है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये कंडीशन इसमें आवश्यक होती है, ये कंडीशन इसमें आवश्यक होती है। अगर ऐसा ना हो तो वो पतंग नहीं कहलाएगी, ठीक है। ये तो होते हैं पतंग। और अब हम बात कर लेते हैं हमारे जो इम्पोर्टेंट है, जो हमारा चतुर्भुज है जिस पर आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसे आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो वो है हमारा पास समांतर चतुर्भुज का। समांतर चतुर्भुज पर आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है, तो ऐसा चतुर्भुज इसकी सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है। ऐसा चतुर्भुज इसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, या फिर आप कह सकते हैं बराबर भी होती हैं। समांतर के साथ साथ बराबर भी होती है समांतर चतुर्भुज में, तो वो क्या कहलाता है, हमारा समांतर चतुर्भुज कहलाता है, ठीक है। तो जैसे कि हम देख लेते हैं, जैसे कि ये हमारे पास क्या है, समांतर चतुर्भुज है। इसमें सम्मुख भुजाएं बराबर है, मतलब कि आमने सामने की भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर भी होनी चाहिए। समांतर तो पहले होनी चाहिए, समांतर तो होनी चाहिए, बराबर भी होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कि सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समांतर होती हैं। और समांतर चतुर्भुज में बराबर भी होती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो समांतर चतुर्भुज है उसके लिए कंडीशन क्या होती है, कि जो सम्मुख भुजाएं हैं, मतलब कि आमने सामने की भुजाएं क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। जैसे कि ये भुजा इस भुजा की क्या है, समांतर है, ये भुजा इस भुजा की क्या है, समांतर है। तो ये क्या कहलाएगा, एक समांतर चतुर्भुज कहलाएगा, ठीक है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि इसमें सम्मुख भुजाएं क्या हैं, समांतर है, ठीक है, इस प्रकार से। और अब हम बात कर लेते हैं इसमें जो सम्मुख कोण है वो कौन कौन से हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण भी होते हैं। तो ये इसके कोण A और कोण C क्या हैं, कोण A और कोण C क्या है, सम्मुख कोण है। और कोण D और कोण B क्या है, सम्मुख कोण है। कोण D और कोण B भी क्या है, सम्मुख कोण है। ये इसके क्या है, सम्मुख कोण है। ये एक जोड़ा सम्मुख कोण का है, ये एक जोड़ा भी सम्मुख कोण का है। आमने सामने कोण है वे क्या कहलाते हैं, सम्मुख कोण कहलाते हैं। और इसमें आसन कोण भी होते हैं। जैसे आसन कोण तो यही होंगे, जैसे कि A और B क्या है, आसन कोण है। A और D क्या है, आसन कोण है, ठीक है। आसन भुजाएं भी AB क्या है, AB की आसन भुजा कौन सी है, वो है AD। और BC की आसन भुजा कौन सी है, तो वो है DC। ये आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ये तो होते हैं आसन भुजाएं। और आसन कोण आपको अगर पूछे कोई तो वो कौन से होंगे, तो एक की भुजा के दो अलग अलग साइड वाले कोण, मतलब कि कोण A और कोण B क्या आसन कोण है, कोण B और कोण C क्या आसन कोण है, मतलब कि ये क्या है, आसन कोण है, ठीक है। ये आपको ये तो हो गए सम्मुख कोण, ये हो गए आसन कोण। जैसे कोण A और B आसन कोण है, ठीक है। और आसन भुजा पूछे तो AB और AD ये क्या है, आसन, मतलब कि एक ही शीर्ष पर जो मिले वो क्या कहलाती हैं, आसन भुजाएं कहलाती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे ध्यान रख लेना है। अब हम थोड़े से आगे बात करते हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसकी सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। मतलब कि AB बराबर होनी चाहिए DC के और AD बराबर होना चाहिए BC के। तो वो कैसे करेंगे उसको हम देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि ये क्या है, इसका एक विकिरण है, ठीक है। तो आपको दो त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे, त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA। इन्हें दो त्रिभुज को हम लेके अगर इन्हें सुरांग सम प्रूफ कर दें तो हमारे पास AB बराबर हो जाएगा DC के और AD बराबर हो जाएगा BC के। कैसे, तो वो हम देख लेते हैं। जैसे कि त्रिभुज ABC व त्रिभुज CDA, ठीक है। ये दो त्रिभुज हमने ले लिए ABC और CDA, ठीक है। और इनमें हमें देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास कंडीशन है। तो हमारा जो AC है वो भुजा, वो दोनों में क्या है, बराबर है, उभयनिष्ठ है। दोनों में हमारे पास एक भुजा ये AC क्या है, उभयनिष्ठ है। तो एक तो हमारी यहाँ पे भुजा बराबर हो जाती है। और कोण 1 बराबर है कोण 2 के, और कोण 3 बराबर है कोण 4 के, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे Z की आकृति बन रही है, ठीक है। इस प्रकार से ये दो हमारी क्या समांतर रेखाएं हैं, AB और DC समांतर रेखाएं, और ये हमारी अतिरिक्त सीधी रेखा यहाँ पे काट रही है। तो इस ये कोण क्या कहलाएंगे, ये कोण हमारे पास क्या कराएंगे, एकांतर कोण कहलाएंगे। कोण 1 बराबर हो जाएगा, कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 2 के, कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 4 के, क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोण है। तो इस प्रकार से हमारी एक भुजा दो कोण बराबर हो जाएंगे, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है, सर्वांग समत्रिभुज है। तो हम कह देंगे कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज CDA के, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि AB बराबर हो जाएगा CD के, AB बराबर हो जाएगा CD के, और BC बराबर हो जाएगा, BC जो भुजा है हमारी बराबर हो जाएगी किसके, DA के, ठीक है, DA के। तो इस प्रकार से हमारी क्या है, सम्मुख भुजाएं क्या आगे बराबर आ गई। और यहाँ से हम सम्मुख कोण भी क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। जैसे कि कोण A और कोण C क्या है, बराबर हैं। यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि कोण A बराबर है कोण C के, क्योंकि दोनों क्या कर दिए हमने, सर्वांग समप्रूफ कर दिए। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे कि कोण A के सम्मुख मैंने आपको बताया था कि कोण C है, ठीक है। कोण B के सम्मुख कौन सा है, कोण D के, मतलब कि आमने सामने कोण भी क्या होते हैं, बराबर होती हैं। ये हमारे बात यहाँ से स्पष्ट होती है, ठीक है। कोण B भी बराबर है कोण C के,
कोण बी भी बराबर है कोण डी के, सॉरी कोण डी के, ठीक है। समूह कोण बराबर है, समूह भुजाएं बराबर है। समांतर चतुर्भुज में आपको ये बात ध्यान में रख लेनी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, समांतर रेखाएं हैं, सी डी और बी ए क्या है, समांतर रेखाएं हैं। तो आपको पता होगा, आपने जो पहले क्लास में पढ़ा होगा, क्लास 7th में आपने पढ़ा होगा कि अगर समांतर रेखाएं हों, दो समांतर रेखाएं हों और उन्हें हमारी कोई तिरक सीधी रेखा काटे, इन्हें हमारी कोई तिरक सीधी रेखा काटे, तो उसके एक की ओर के अंतर कोण योग कितना होता है, एक की ओर के अंतर कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। मतलब कि वो क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। जैसे कि मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे कि हमारे पास क्या है, दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, इतना क्लियर आपको। ये हमारी कोई इन्हें रेखा काटे या तिरक सीधी रेखा कहलाएगी है। तो इसके एक ही ओर के अंतर कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसके एक ही ओर के अंतर कोण का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। मतलब कि आपके जो समांतर चतुर्भुज में आसन कोण होते हैं वे क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। जैसे कि मैं आपसे एक अलग से यहाँ पे बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ये बात आपको ध्यान में रख लेनी है कि दो समांतर रेखाएं हों और अगर उन्हें हमारी कोई तिरक सीधी रेखा काटे तो उसकी एक ही ओर के अंतर कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यही बात हम समांतर चतुर्भुज पर लागू करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी क्या समांतर चतुर्भुज है, ए बी समांतर हैं किसके, सी डी के। ये दो हमारी समांतर रेखा है, जैसे कि यहाँ पे है, इतना क्लियर है। और ये हमारी क्या है, तिरक सीधी रेखा यहाँ पे काट रही है। तो इसके एक ही ओर के अंतर कोण का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। मतलब कि हमारा यहाँ पे जो निष्कर्ष निकलेगा वो क्या निकलेगा कि समांतर चतुर्भुज में आसन कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब मेरा क्या है, 180 डिग्री होता है। समांतर चतुर्भुज में आसन कोण, कोण बी के आसन कोण क्या है, कोण सी है। कोण बी के आसन कोण कोण ए भी है। मतलब कि इन दोनों कोणों का योग भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और इन दोनों का योग भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। आसन कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रख लेनी है। और एक बात आपको और पता होनी चाहिए कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। बराबर हो ना हो ये कंडीशन हमारी क्या है, आवश्यक नहीं है, लेकिन एक दूसरे को समद्विभाजित जरूर करते हैं। मतलब कि ए ओ बराबर हो जाएगा ओ सी के और डी ओ बराबर हो जाएगा ओ बी के। ये बातें आपको जब आप क्वेश्चन करोगे तब आपको आसानी से आपको याद हो जाएंगी, क्योंकि उनमें ये बातें हमारी पूछी गई होगी। इन्हीं के आधार पर हमारे क्या होंगे, क्वेश्चन हल होंगे। उनकी वीडियो मैंने पहले से बना रखी है, जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। आपका जो अध्याय 3 है, आपको जो चैप्टर 3 है चतुर्भुजों को समझना, उसके सारे सॉल्यूशंस मैंने ऑलरेडी हमारे चैनल पर बना रखे हैं। तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे क्या है, विकिरण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। मतलब क्या हुआ कि ए ओ बराबर हो जाएगा ओ सी के और डी ओ बराबर हो जाएगा ओ बी के। एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं जहाँ पे वो प्रतिच्छेद करते हैं, समान दो भागों में विभाजित करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको यहाँ पे हो गया। और आपका जो प्रश्नावली 3.3 के पहले का पोर्शन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। प्रश्नावली 3.3 आपको इन्हीं की बातों पर आधारित है। और अब हम बात करते हैं आगे स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कुछ विशिष्ट समांतर चतुर्भुजों के बारे में। मतलब कि जो जिनमें वे चतुर्भुज जिनमें समांतर चतुर्भुज के ही गुण क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं, उनके बारे में हम अब बात करने वाले हैं। तो पहला हमारे पास क्या है, समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसमें कि पतंग और समांतर चतुर्भुज दोनों के गुण क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे, समचतुर्भुज कहेंगे। समचतुर्भुज की निशानी क्या होती है कि उसमें सभी भुजाएं क्या होती है, अपने पास बराबर होती है। जैसे कि ये आपके पास एक चतुर्भुज है, ठीक है। ये समचतुर्भुज कब होगा, जब इसकी सभी भुजाएं हमारे पास क्या होंगी, बराबर होंगी। मतलब कि ए बी बराबर हो जाएगा बी सी के, बी सी बराबर हो जाएगा सी डी के और सी डी बराबर हो जाएगा ए डी के। मतलब कि सभी भुजाएं हमारे पास यहाँ पे क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो ये क्या कहलाएगा, एक समचतुर्भुज कहलाएगा, ठीक है। इसमें पतंग और समांतर चतुर्भुज दोनों के गुण क्या होती हैं, विद्यमान होती हैं। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में समूह भुजाएं बराबर होती हैं, इसमें भी है। समूह भुजाएं क्या है, बराबर है, इसमें भी है, ठीक है। समांतर होती हैं, उसमें भी, इसमें भी है। समांतर चतुर्भुज समूह भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, वो इसमें भी गुण विद्यमान है। पतंग में क्या होती है, आसन भुजाओं का युग्म क्या होता है, बराबर होता है, इसमें भी वो कंडीशन हमारी फॉलो हो रही है। तो इस प्रकार से ऐसा चतुर्भुज जिसमें पतंग और समांतर चतुर्भुज दोनों के गुण विद्यमान है, मतलब कि सभी भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, समचतुर्भुज कहलाएगा, ठीक है। इसके विकिरण हम अगर हमारे पास अगर विकिरण हम बनाएं इसके, तो इसके विकिरणों की खास बात क्या होती है कि एक दूसरे को लंब समद्विभाजक करते हैं। लंब समद्विभाजक का मतलब हो गया कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, मतलब कि एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं इसके विकिरण। न केवल बराबर होती हैं बल्कि एक दूसरे को जहाँ पे वो प्रतिच्छेद करते हैं, लंब समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से तो ये हो गया हमारा समचतुर्भुज। अब हम बात कर लेते हैं आयत के बारे में, ठीक है। आयत भी एक समांतर चतुर्भुज होता है हमारे पास। आयत के बारे में जैसे कि ये हमारे पास क्या है, आयत है, ठीक है। ये भी हमारे पास समांतर चतुर्भुज ही होता है, एक तरह का ये समांतर चतुर्भुज ही है। आमने सामने भुजाएं, सम्मुख भुजाएं क्या है, इसमें समांतर है
ठीक है, बराबर भी हैं, तो ये क्या कहलाता है, समांतर चतुर्भुज भी कहलाता है आयत। ठीक है, आयत में एक हमारे पास गुण क्या होता है कि इसमें सभी कोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं। वो कैसे, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले तो इसमें सभी कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे कि मान लिया x डिग्री x डिग्री x डिग्री x डिग्री, मतलब कि इन सभी कोणों को योग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4x डिग्री। एक चतुर्भुज के सभी कोणों को योग कितना होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री आ जाएगी। मतलब कि प्रत्येक कोण क्या है, समकोण है। आयत की निशानी क्या होती है, उसमें प्रत्येक कोण हमारे पास क्या होता है, समकोण होता है। ये बात आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा प्रत्येक कोण क्या हो जाता है, समकोण हो जाता है। इसके विकिरणों में भी हमारे पास वही गुण होता है जो समांतर चतुर्भुज के विकिरणों में होता है, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं जहाँ पे ये प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, जहाँ पे ये प्रतिच्छेद करते हैं वहाँ पे एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब कि ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अगर हमारे पास ABCD हमारे पास कोई आयत है तो AO बराबर हो जाएगा OC के और OD बराबर हो जाएगा OD के, ठीक, OB के। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या होता है, आयत होता है। आयत के बारे में एक और बात जो आपको पता होना चाहिए वो क्या है कि आयत के विकिरण हैं वो क्या होने चाहिए, बराबर होते हैं। आयत के विकिरण क्या होते हैं, हमेशा ही क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन समांतर चतुर्भुज में ये आवश्यक नहीं है, उसमें बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, उसमें ये कंडीशन हमारी फॉलो नहीं होती। लेकिन आयत जो होगा उसमें हमारे पास क्या है, विकिरण हमेशा ही क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब कि DB विकिरण हमारे पास AC विकिरण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। विकिरण इसके क्या होते हैं, हमेशा ही बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये तो होगा हमारे पास आयत। आयत के बारे में जो भी आपके पास जो भी हमारी इंपॉर्टेंट बातें थी उनके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करते हैं वर्ग के बारे में। ठीक है, कि वर्ग में क्या क्या गुण होते हैं। जैसे कि ये हमारे पास क्या है, वर्ग। वर्ग में पहला तो हमारे पास क्या, चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। मैंने आपको बताया था कि हम क्या पढ़ रहे हैं, विशिष्ट समांतर चतुर्भुज पढ़ रहे हैं। मतलब कि ये क्या, एक समांतर चतुर्भुज ही है एक प्रकार से। ठीक है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं और आमने सामने भुजाएं समांतर भी होती है। मतलब कि ये क्या, एक समांतर चतुर्भुज तो है। ठीक है, इसमें भी प्रत्येक कोण हमारे पास क्या होता है, समकोण होता है। प्रत्येक कोण हमारे पास क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। इसमें भी हमारे पास क्या होते हैं, विकिरण क्या होते हैं, बराबर होते हैं और एक दूसरे को लंब समद्विभाजक भी करते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रख लेनी है कि विकिरण, जो आयत के विकिरण होते हैं वो एक दूसरे को लंब समद्विभाजक भी करते हैं। मतलब कि यहाँ पे हमारा क्या है, 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, एक दूसरे को लंब समद्विभाजक भी करते हैं। लेकिन आयत में तो ऐसा नहीं होता। आयत में तो केवल एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, लंब समद्विभाजक नहीं करते हैं। मतलब कि वहाँ पे 90 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। केवल वर्ग और समचतुर्भुज में हमारे पास ये कंडीशन होती है कि वहाँ पे जो विकिरण होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, लंब समद्विभाजक करते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास वर्ग। इसमें से हमारे पास सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं और विकिरण भी बराबर होते हैं, एक दूसरे को लंब समद्विभाजक भी करते हैं। इस प्रकार से ये क्या है कि विशेष समांतर चतुर्भुज है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आप सभी को आपका जो ये चैप्टर है चतुर्भुजों को समझना वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे की वीडियोस में हम बाकी के इसके जो आपके क्लास 8 मैथ्स के है उसके बाकी के सॉल्यूशंस और इंट्रोडक्शन वीडियो लाते रहते हैं। तो आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, और वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।